हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी आईपीसीसी की चल ही रही है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आपका चल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पर बेस्ड ये चैप्टर चल रहा है पूरा। और लेक्चर नंबर 4 है आज की क्लास में। और लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ कि जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं और इनकम है फिक्स्ड वाली, जैसे कि लास्ट वीडियो लेसन में मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि अभी वही लेक्चर चल रहा है, लेकिन आज के लेक्चर में दो चीजें डिफरेंट है। कौन से दो नए पॉइंट में लेकर आया हूं? मैं पॉइंट लेकर आया हूं कि एक तो डिबेंचर जो है कन्वर्टेबल है, जाएंगे। मैं दोबारा से बता रहा हूं, आज के लेक्चर में आज मैं दो चीजें नहीं लेकर आया हूं। नंबर एक, मैं लेकर आया हूं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, यानी एक टाइम के बाद कंपनी डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देगी और शेयर्स दे देगी। तो ऐसी हालत में आपने कैसे एंट्री करनी है, आज हम तो ये नया पॉइंट सीखने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा, पिछले दो जो वीडियो लेसन्स निकले हैं प्रैक्टिकल्स, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3, तो उसमें हमने देखा था कि हमारी जो डिबेंचर्स थे हम उसे जो मेंटेन कर रहे थे वो फीफो मेथड से कर रहे थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आ रहा है वही पहले सेल कर रहे हैं, जो पहले परचेज कर रहे हैं वही पहले सेल कर रहे हैं। जब तक पुराना वाला खत्म नहीं हो रहा तब तक नया वाला हम सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस हम फीफो बेसिस पर निकाल रहे थे। आज इस क्वेश्चन में जो आपके पास भी होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो उसमें लिखा हुआ भी है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके असाइनमेंट्स में, जो मेरे असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, कि उसमें जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो एवरेज कॉस्ट बेसिस पर कर रहे हैं। यानी आज दो चीजें नहीं है, एक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दूसरा फीफो की जगह एवरेज कॉस्ट बेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस आपके पास है, मेरे पास भी है। मैं पहले पढ़ूंगा हमेशा की तरह, क्वेश्चन को समझाऊंगा हमेशा की तरह, समझाते हुए उसकी बारीकियां जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बार जब हम इसको अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद हम इस क्वेश्चन को यहां पर बोर्ड पर करने वाले हैं। आज की क्लास के बाद जो फर्स्ट टाइप की इन्वेस्टमेंट्स है वो फिनिश हो जाएगी, यानी फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम वाली जो स्क्रिप्ट्स हैं वो फिनिश हो जाएंगी, जिसमें हम उसे करंट एसेट्स मानकर चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जैसे कि हमने जो स्टार्ट किया था, जरा दोबारा से एक बार मैं रिवाइज करवा दूं आप लोगों को कि इन्वेस्टमेंट जो है करंट होती है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म होती है, जिसे आप नॉन करंट भी बोल सकते हैं। और हम लोगों ने अभी करंट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है। करंट इन्वेस्टमेंट दो तरीके की हो सकती है, एक फिक्स्ड इनकम, एक वेरिएबल इनकम। फिक्स्ड इनकम में आपको बताया था कि जैसे डिबेंचर्स आपने परचेज करे हुए हैं, बॉन्ड्स आपने परचेज करे हुए हैं, ठीक है, कोई फिक्स डिपॉजिट्स आपने परचेज करी हुई है, ये फिक्स्ड इनकम वाली होती है जो हम चला रहे हैं। वेरिएबल इनकम में आपने शेयर्स परचेज करे हुए हैं। तो आज ये फिनिश हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इससे नेक्स्ट क्लास में हम शेयर्स लेकर आएंगे कि जब शेयर्स हमने परचेज करे हुए इन्वेस्टमेंट की तरह, तो उसकी अकाउंटिंग में हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। इसमें हम लोग मानकर ही चल रहे हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, कम समय के लिए ली गई हैं। अब इसमें हमने जो सीखा वो सीखा था फीफो मेथड से जब उसको मेंटेन किया जाता है, और आज हम सीख रहे हैं वेटेज एवरेज मेथड या एवरेज कॉस्ट मेथड। आज उससे इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। उम्मीद है क्वेश्चन को क्लियर हो गया आपको कि आज ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन स्टार्ट करें। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर आपके बुक्स में 3rd होगी। एक्स लिमिटेड purchased on 1st May 2000 13.5% debentures in Y Limited of face value 5 lakhs at the rate rupees 105x। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले इन्होंने परचेज करा है, तो हमेशा की तरह हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। और इससे पहले कि हम ऑर्डर में लिखें, क्वेश्चन के लास्ट में जाकर मैं सबसे पहले इंटरेस्ट के डेज देखना चाहूंगा कि इंटरेस्ट कब कब मिलता है। और इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन में शुरू में, लास्ट में नहीं, शुरू में ही लिखा हुआ है कि 31 मार्च और 30 सितंबर। इंटरेस्ट कब है? एक तो है
31 मार्च और एक 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है 2000 जो भी है May 1 क्या हुआ है? परचेज करा है। कितनी फेस वैल्यू का? फेस वैल्यू 5 लाख रुपए। कितने रुपए पर? 105 रुपए पर। किस तरीके से? एक्स इंटरेस्ट। इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद कहता है डिविडेंड डिबेंचर अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है, यानी बैलेंस शीट जो बनती है वो 31 दिसंबर को बनती है। तो इसका मतलब जो ओपनिंग होगी वो 1 जनवरी पर स्टार्ट होगी, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को ओपनिंग में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दी है, तो टू बैलेंस बीडी तो मैं लिख नहीं सकता, मेरे को यहीं से अपना ईयर स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद है अगस्त। तो स्टूडेंट्स मई के बाद अगस्त आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि सितंबर अगस्त के बाद आएगा। अगस्त 1 में फिर से परचेज करी है और फेस वैल्यू है 2,50,000 और एट द रेट कितना है? 107 कम इंटरेस्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद अगस्त के बाद अक्टूबर लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन अक्टूबर से पहले क्या आ जाएगा? 30 सितंबर। और यहां पर इंटरेस्ट ड्यू एंड रिसीव्ड याद रखना। इसके बाद अक्टूबर की बात कर रहा है वो। अक्टूबर 1 में हमने सेल कर दिया है। कितना करा है? 2 लाख की डिबेंचर्स 103 रुपए पर। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद अक्टूबर के बाद आ जाएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिसंबर 1 और दिसंबर 31 है, सॉरी। रिसीव्ड फॉर 10,000 इक्विटी शेयर इन वाइल लिमिटेड ऑफ 10 ईच इन कन्वर्जन 20% डिवेंचर हेल्ड अलोंग विद इंटरेस्ट। ठीक है। तो दिसंबर 31 को 20% डिवेंचर्स कन्वर्टेड है इनटू शेयर्स में, साथ में इंटरेस्ट ऑन देम इज रिसीव्ड, ये भी लिखा हुआ है। क्योंकि दिसंबर में मिल नहीं सकता इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो 31 मार्च को मिलेगा। तो कंपनी ने क्या करा कि जब दिसंबर 31 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी तभी की तभी पे कर दिया। किसका? जितना कन्वर्जन कर रहे हैं उसका। इसका मतलब जो 80% डिवेंचर कन्वर्ट नहीं करे हैं उनका इंटरेस्ट 31 मार्च को ही मिलेगा। बस स्टूडेंट, ये छोटा सा क्वेश्चन है। इसके अलावा मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर इन इक्विटी शेयर वाइल लिमिटेड एट द एंड ऑफ वाज 106 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। इसके अलावा नोट में आपको मार्केट प्राइस दे रखा है डिवेंचर्स का और शेयर्स का। डिवेंचर्स का आपको दे रखा है 106 और शेयर्स का दे रखा है 15। मार्केट प्राइस कब काम में आता है? पिछली कई क्लासों से आप मेरे साथ हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मार्केट प्राइस कब काम में आता है। इसका आंसर है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स को करंट एसेट्स माना है तब हमें मार्केट प्राइस काम में आता है। जब मैं लास्ट में अपने बैलेंस शीट बनाता हूं तो मैं मार्केट प्राइस के हिसाब से देखता हूं कि मेरी कॉस्ट और मेरी मार्केट प्राइस दोनों में जो लोअर होगा मैं उस पर उस वैल्यू को दिखाना पसंद करता हूं, और डिफरेंस को मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L से एडजस्ट करता हूं लॉस के केस में। प्रॉफिट के केस में मैं प्रॉफिट को इग्नोर करता हूं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहती है प्रॉफिट इग्नोर कर दो, क्योंकि वो अभी रियलाइज नहीं करा है। तो इसलिए अगर प्रॉफिट होगा तो हम कॉस्ट पर वैल्यूड करते हैं, अगर लॉस होगा तो फिर हम लोअर जो दोनों पर होता है उस पर करते हैं। ये आप काफी समय से करते हुए आ रहे हैं। और इसके अलावा नोट नंबर 1 तो ये हो गया, और नोट नंबर 2 है कि आपने जो मेंटेन करना है वो करना है एवरेज कॉस्ट बेसिस पर, फीफो मेथड पर नहीं करना है। ठीक है ना? फीफो मेथड पर नहीं करना है, बस ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसको समझेंगे और उसके बाद करेंगे। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है May 1 को, तो सबसे पहले परचेज करते हैं 2000 जो भी ईयर है। ठीक है, May 1 आपने परचेज करा है
डेबिट में लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, तो इतना बताने की जरूरत नहीं है। आपने जो 5 लाख का था वो 105 रुपए के रेट पर खरीदा है, महंगा खरीदा है। और एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि आपने जब परचेज करा तो आपने मई 1 को परचेज करा, यानी ये है मई 1 में, तो इससे फ्यूचर का इंटरेस्ट तो आपका है और जो पास का इंटरेस्ट है वो हर आदमी चाहता है उसको मिले। बेचने वाला चाहता है मुझे मिले, खरीदने वाला चाहता है मुझे मिले। तो आपने सौदा करा एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया, अलग से इंटरेस्ट दिया। तो इसका मतलब आपने 5000 इंटू 105 भी पेमेंट करा है और साथ में आपने इंटरेस्ट भी दिया है। तो इसका मतलब आपने अलग से इंटरेस्ट दिया, तो आपने पेमेंट जो किया होगा वो कितना किया होगा? आपने 5 लाख को 105% पेमेंट करा होगा प्लस इंटरेस्ट पेमेंट करा होगा। तो ये हो गई आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और ये हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना गया? 31 मार्च से 1 मई तक, ये आपका पास्ट है, तो यानी अप्रैल, बस अप्रैल, एक ही महीने का इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर। तो फेस वैल्यू है 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13.5 और एक महीने का इंटरेस्ट। तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा? सभी स्टूडेंट जरा कैलकुलेट कर लीजिए। मैं भी चेक कर लेता हूं। 5625 आ रहा है। तो इसका मतलब आप लोगों ने जो पेमेंट करी है वो करी है, इसको करेंगे तो 5,25,000 आएगा और 5625 तो कितना आ गया? कितना पेमेंट करा? अगर मैं गारंटी की बात करूं तो मैं क्या एंट्री करूंगा? मैं ये करूंगा कि इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, 530,625, इन्वेस्टमेंट 5,25,000 और 5,625। इसकी पोस्टिंग करूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा? इन्वेस्टमेंट्स की डेबिट में लिखूंगा 5,25,000, इंटरेस्ट के डेबिट में लिखूंगा मैं 5,625, फेस वैल्यू में लिखूंगा 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू। एग्री सभी स्टूडेंट्स? अब वर्किंग नोट तो बनाने की जरूरत नहीं है, अब सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगस्त 1 पर आते हैं। अगस्त 1 में क्या हुआ? फिर से परचेज करा, आइए फिर से परचेज करते हैं। 2,50,000, 2,50,000, 107 पर कम इंटरेस्ट, यानी इसका मतलब 2,50,000 इंटू 107% पर, यानी 100 वाला जो डिबेंचर था आपने कितने का खरीदा? तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 267,500 आ गया है ये। हाँ 267 ना 500, लेकिन ये कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट का मतलब है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो अगर मैं इसे दो हिस्सों में बांटूं कि मैं जानना चाहता हूं इंटरेस्ट कितना है और कॉस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। कब परचेज करा आपने? 1 अगस्त को। 1 अगस्त पर आ जाइए, ये है 1 अगस्त। तो यहां से यहां तक का पास इंटरेस्ट है। कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का इंटरेस्ट। तो 4 महीने का इंटरेस्ट फेस वैल्यू के हिसाब से कितना आएगा? फेस वैल्यू है 2,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13.5%, 4 महीने का इंटरेस्ट। अब मुझे इसे कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा आप लोगों को कितना आ रहा है। तो ये आ गया है कितना स्टूडेंट्स? चेक कर लीजिएगा, 11,250 आ रहा है। अब इसे इसमें से माइनस कर दूं तो कॉस्ट आ जाएगा, कितना आ गया जरा देखें। कैलकुलेट कीजिए कि ये क्या, ये इतना आ रहा है। हो गया स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन कर लिया। अब इसकी भी वही एंट्री होगी स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट विद दिस अमाउंट
interest account debit with this amount to bank account this amount, because this is the total amount what you have actually paid. तो ये पूरा अमाउंट आपने पेड करा है, ये एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो अब आप देखिए जरा, कॉस्ट में आ जाएगा 2,56,250 और इंटरेस्ट आ जाएगा 11,250 हो गया स्टूडेंट्स। अब 30 सितंबर को क्या होगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट के क्रेडिट में आ जाएगा 2000 जो भी है, और सितंबर 30 बाई बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू कुछ नहीं, कॉस्ट कुछ नहीं, इंटरेस्ट आएगा। अब जो इंटरेस्ट आएगा वो आता है फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू इन दोनों का टोटल है, यानी 7,50,000। समझ में आ गया? जिस डेट पर इंटरेस्ट आ रहा है आप उसकी फेस वैल्यू चेक कर लो, इधर का टोटल कर लो, अगर उधर कुछ सेल कर दिया होता तो माइनस कर देते, सेल कुछ किया नहीं है तो इसी का टोटल आ जाएगा 7,50,000, 13%, और हमेशा 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा तो 6 मंथ का जो इंटरेस्ट आएगा वो हम इंटरेस्ट कॉलम में लिख देंगे। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना आ गया जरा आप बताएं? मेरी कैलकुलेशन में ये लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? अब 30 सितंबर के बाद अक्टूबर 1 को सेल है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब तो बेचेंगे तो आपको एक बात तो पक्का मालूम है कि आपने बाई बैंक लिखना है। कितने का फेस वैल्यू है? 2 लाख, तो आपको मालूम 2 लाख रुपए का सेल करना है आपने। अब उसमें आपने इंटरेस्ट भी लिखना है और कॉस्ट भी लिखना है, ये ध्यान में रखना है। अब हमने, आइए अब हम लिखते हैं। स्टूडेंट्स बेचा कितने का? आपने बेचा है 2,01,03 रुपए का। कितने का हो गया ये शायद हो जाना चाहिए 2,06,000 रुपए का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक पार्ट है, वो क्या है कि इसमें ना तो कम लिखा हुआ ना एक्स लिखा हुआ। आप समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि यहां पर ना तो कम लिखा हुआ ना एक्स लिखा हुआ, तो क्या माने? क्या कम माने या एक्स माने? तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एक्स का मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट करे, यानी ये पेमेंट करा साथ में अलग से पेमेंट करे, और कम का मतलब इसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट, इसी में सब इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स इसके 2 आंसर होते हैं। पहला आंसर ये होता है कि आप इंटरेस्ट को खाली छोड़ दो और सिर्फ पेमेंट लिख दो आप, और इसी को कॉस्ट मान लो। ठीक है, कि भाई इतने बार ही परचेज करा और इंटरेस्ट वगैरह जो है नहीं। और दूसरा ये होता है कि आप इसे ऑलवेज बाय डिफॉल्ट कम मानेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? कम। फिलहाल मैं अभी सिंपल अप्रोच से चल रहा हूं, रहा पेपर में आप लिख कर आएंगे। अगर आप कम मान रहे हैं तो आप लिख देंगे इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन, सो इट इज अज्यूम्ड एट ऑन कम बेसिस, और फिर आप कम के बेसिस पे करके आएंगे। या आप लिख सकते हैं कि सिंस इंटरेस्ट इज नॉट, कंडीशन इज नॉट गिवन दैट सेल इज ऑन द बेसिस ऑफ कम और एक्स बेसिस, सो इट इज इग्नोर्ड। आप ये लिख कर आएंगे पेपर में। फिलहाल मैं अभी सिंपल अप्रोच लेकर चल रहा हूं, और मैं सीधा सा इसका लिख दूंगा 2,06,000, और यहां पर इसे खाली छोड़ दिया, पेपर में नोट लिख देंगे। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब लेकिन अब इसमें प्रॉफिट लॉस निकालना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो सीधी सी बात है, आपको मालूम है सेल प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। सेल प्राइस तो आपके 2,06,000 है, कॉस्ट प्राइस क्या है वो कैसे निकालें? तो मैंने आपको बताया कि ये है एवरेज कॉस्ट बेसिस। अगर ये फीफो होता तो हम इसके बेस पर निकालते हैं, सिर्फ पहले पे, कि जो पहले आया था वही पहले सेल होएगा, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। लेकिन अब ये एवरेज कॉस्ट बेसिस है, तो अब इस डेट पर जो भी मेरे पास है उसके टोटल के कॉम्बो प्राइस पर निकलेगा, टोटल के वेट पर निकलेगा। तो इन दोनों का प्राइस क्या है, इसको ऐड कर लो, इन दोनों की फेस वैल्यू ऐड कर लो, और इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आपको उसकी वेटेज प्राइस पता लग जाएगी। इनका ऐड करते हैं तो कितना आता है 250, और ये हम डिवाइड करेंगे
7,50,000 से, और मल्टीप्लाई करेंगे जितने का हमें चाहिए, क्योंकि इतने से डिवाइड करने पर 1 रुपए की वैल्यू आ गई, और हमने इसमें से कितने का सेल कर दिया बताइए, 2 लाख का, तो इंटू 2 लाख, तो ये सेल प्राइस हो गई, ये कॉस्ट प्राइस हो गई। आइए इसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये आता है 208, मेरी कैलकुलेशन जो मुझे बता रही है, और 333। अरे इसका मतलब बेचा हमने सस्ता है और कॉस्ट हमारी ज्यादा है, इसका मतलब लॉस हो गया। तो लॉस कितना हो गया स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, इतना हमको लॉस हो गया है, करेक्ट है। चले आगे, तो लॉस कहां दिखाएंगे, आपको हम लोग प्रॉफिट यहां दिखाते हैं, लॉस यहां दिखाते हैं, तो सेम डेट पर बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L और लॉस दिखा देंगे 2333। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये सेल हो गया है, दिसंबर 31 को कन्वर्जन हो रहा है, तो आइए कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन में क्या लिखा हुआ है कि जितना कन्वर्जन करें उसका इंटरेस्ट भी आएगा, तो आइए इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले दिसंबर 31 कन्वर्ट कितने का होगा, जितना मेरे पास है। मेरे पास है कितना स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास, इधर देखिए जरा, इतने में से मैंने 2 लाख तो बेच दिए, तो बचे कितने, 5,50,000। उसका 20% कन्वर्ट हो रहा है, फेस वैल्यू कितना बनता है, 1,10,000। तो इसका मतलब इतने के मेरे पास शेयर्स आ रहे हैं। जा क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट्स, आ क्या रहा है, शेयर्स। तो देखिए गारंटी क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स इन डिवेंचर्स। इन्वेस्टमेंट से जा रही है, इन्वेस्टमेंट से जा रही है, तो यानी इस इन्वेस्टमेंट्स के लेजर के क्रेडिट में लिखूंगा मैं बाई, और बाई क्या लिखूंगा, बाई इन्वेस्टमेंट शेयर्स, यानी जो स्क्रिप्ट है वो शेयर की हो गई, ठीक है। आप इसे बाई इन्वेस्टमेंट शेयर अकाउंट ऐसे लिख सकते हैं, और हमने लिख दिया, ठीक है। फेस वैल्यू 1,10,000, लेकिन जो कॉस्ट होगी वो मैं अपनी वाली माइनस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई प्राइस तो दिया हुआ नहीं है, तो मुझे इसकी अपनी वाली प्राइस निकालनी पड़ेगी कि हमारे लिए इसकी प्राइस क्या है, और हमारे लिए जो इसकी प्राइस है वो वही रहेगी जो पहले थी, यानी इन दोनों को ऐड करो, इतने से डिवाइड करो, और फिर इतने से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो उसकी वेटेज एवरेज प्राइस आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर आपने बेच दिया है, तो आपने जब बेच दिया है तो इसे आप इसका इफेक्ट नहीं डालेंगे इसमें, तो जवाब है कि अभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जो आपने बेचा है वो इसी मैथमेटिक्स में बेचा है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये 5 लाख पूरा गायब हो जाता तब हम इसकी कैलकुलेशन को कंसीडर ना करते। मान लीजिए हम बेच देते 5,50,000 रुपए का, तब हम इसकी प्राइस को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये तो अवेलेबल ही नहीं है, फिर हम इसके बेस पर प्राइस निकालते। अभी बेचा है कितने का, 2 लाख का, तो इसको ना इसमें से 3 लाख रुपए अवेलेबल है, तो इसलिए इसकी वेटेज प्राइस अभी ली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं, इन दोनों को ऐड करा 250 और इसे डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा, तो जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी वो इसका प्राइस होगा, और वो आ गया 114,583, यानी मेरे लिए इसकी वैल्यू 583 है। इसका मतलब जो मुझे शेयर्स मिल रहे हैं, जो मुझे शेयर्स मिल रहे हैं, मेरे लिए उनकी कॉस्ट ही है। आप ये समझिए, आप इसे ऐसे समझिए कि मेरे पास ये 2 पेन है, और ये दोनों पेन मान लीजिए आप 100 रुपीज के, 200 रुपए के,
ये डिबेंचर हैं, आप डिबेंचर की तरह से ट्रीट कीजिए। कंपनी ने क्या करा कि ये डिबेंचर ले लिए और बदले में शेयर्स दे दिए, ये आ गया शेयर्स, इसे मान लीजिए शेयर्स है। तो अब इसकी क्या प्राइस है मेरे लिए? मेरे लिए इसकी प्राइस वही है जो इनकी प्राइस थी, क्योंकि इसके बदले में ही आया है, अलग से कोई पेमेंट तो मिली नहीं है मुझे, तो मेरे लिए तो दोनों की प्राइस सेम है। तो जितने का इन्वेस्टमेंट्स गया है उतने का शेयर्स आ गया है, तो मेरे लिए शेयर्स की वैल्यू इक्वल टू डिबेंचर की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए जो डिबेंचर की वैल्यू है वही शेयर्स की वैल्यू है, तो इसलिए शेयर्स की वैल्यू हमने उसी कॉस्ट पर ले लिया है। इसका मतलब अगर मैं अब इसके नीचे एक लेजर अकाउंट ओपन करूं, देखिए मैं कच्चा बना रहा हूं, इन्वेस्टमेंट और स्क्रिप्ट जो है वो शेयर्स है। तो जब मैं उसमें यहां पर एंट्री करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 2 इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 1,10,000, ठीक है। यहां पर इंटरेस्ट नहीं लिखूंगा, डिविडेंड लिखूंगा क्योंकि शेयर्स पर डिविडेंड आता है, और अमाउंट लिखूंगा 114,583, ठीक है ना। ये एंट्री यहां पहुंच जाएगी इस तरीके से। फिलहाल इस अकाउंट को बनाने के लिए हमें कहा नहीं गया है, तो हम इसे बनाएंगे। अब इधर आ जाते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन में खुद बोल दिया है कि इंटरेस्ट उसमें मिल गया है, सॉरी, तो 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक मुझे इंटरेस्ट मिल गया। कितना? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। समझ में आ रहा है? कितने का मिला? अक्टूबर का मिला, नवंबर का मिला, दिसंबर का मिला। कितने पर मिला? सब पर नहीं मिला, जो कन्वर्ट हुआ है उस पर मिला। तो उस पर कितना आएगा? फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 3 महीने का इंटरेस्ट जो भी बनता है। कितना इंटरेस्ट बनता है? 3713। तो ये हम सेम रेट पर बाय बैंक 3713 इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, सही है। अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट ही निकालना है। तो दिसंबर 31 को खाली लाइन, बाई चांस अगर लॉस आ गया तो, और फिर उसके बाद एक लाइन का गैप बनाते हुए मैं लिख रहा हूं कितना है, जरा फेस वैल्यू चेक करें। 7.5 लाख रुपए की मेरे पास फेस वैल्यू थी। 7.5 लाख रुपए में से 2 लाख मैंने भेज दिए, 1,10,000 कन्वर्ट हो गए, तो बचे कितने के? ये बच गए स्टूडेंट्स 4,40,000 के। करेक्ट है? चेक कर लें एक बार, ठीक। ये फेस वैल्यू मेरे पास है। अब ये क्या कह रहा है जरा देखें, ये कह रहा है डिबेंचर 106 रुपए के चल रहे हैं, तो 4,40,000 इंटू 106%, क्योंकि 100 वाला 106 का चल रहा है, तो कितने का हो जाएगा? इसका मतलब मार्केट में जो उसका दाम है स्टूडेंट्स, अगर आप इसे कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आ जाएगा 4,66,400 का। अब मुझे देखना इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, मेरे हिसाब से जो आ रही है, जो मेरे हिसाब से आनी चाहिए वो कितनी कॉस्ट आ रही है देखेंगे। तो ये कैसे पता लगेगा? इधर का टोटल कर लें, इसमें से माइनस कर लें, तो जो आ जाता है। तो आइए देखें, टोटल करते हैं, कितना आ रहा है? 250। ये इसका डेबिट साइड का टोटल है, और इसमें से माइनस कर दूं ये सब, कितना आ गया जरा देखें। देखिए ये स्टूडेंट्स ये कॉस्ट है और स्टूडेंट्स ये मार्केट प्राइस है, दोनों में लोअर क्या है? कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि मेरी कॉस्ट ही ऑलरेडी लोअर है, तो मुझे इसी पर शो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कितने का दिखाऊंगा? 4,58,334, ठीक है। और टोटल तो वही आ जाएगा जो यहां पर आया था, हमने निकाला था 781,250, 781,250।
पेपर में नोट लिख कर आना आप लोग, क्या लिख कर आना कि मार्केट प्राइस इज दिस, कॉस्ट प्राइस इज दिस, सो इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट। ये बात क्लियर हो गई। और आप इसमें लिख देना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 करंट एसेट्स के लिए यही नियम बताती है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, इफ इन्वेस्टमेंट्स आर करंट एसेट्स then closing investment should be valued at lower of cost at market price whichever is lower। ठीक है, ये मैंने बोला, आपने ऐसे ही लिखना है। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि पेपर में नंबर कैसे मिलते हैं। पेपर में नंबर सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं मिलते। आईपीसीसी स्टैंडर्ड पर आपको क्वेश्चन पर जो मार्क्स मिलते हैं ऑलमोस्ट 70% मिलते हैं। 30% की वेटेज जो होती है वो नोट्स पर होती है कि आप जो नोट्स में लिख रहे हैं उसमें कितने रूल्स रेगुलेशन आप याद करवा रहे हैं एग्जामिनर को जो चेक कर रहा है आपका पेपर। वो उसको जरूरी है, वो उसको पता लगे कि आप यू आर गोइंग टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद है, क्या आपको कॉन्सेप्ट्स याद हैं, क्या आपको रूल्स रेगुलेशन याद है। तो जो नोट्स अगर आप लिखते हैं तो इट शोज योर नॉलेज कि आपको क्या नॉलेज है, और तभी आपको पूरे बटा पूरे मार्क्स मिल पाते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लिखें जो भी लिखें। वापस आते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। तो दिसंबर 31 में जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ठीक है, इंटरेस्ट तो 31 मार्च को मिलेगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर का इंटरेस्ट आपका एक्रू तो हो चुका है, ड्यू नहीं हुआ, एक्रू तो हो गया, तो आप उसे इनकम दिखाएंगे। तो कितने का दिखाएंगे, सेम बात, फेस वैल्यू कितनी है, 4,40,000। तो 4,40,000 इंटू 13%, 13.5% इंटू 3 महीने का इंटरेस्ट, ये आप इंटरेस्ट आप शो करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 14850, 14850। इसके बाद तुम्हें मैंने बताया था कि कॉलम 2 है, एक इन्वेस्टमेंट कॉलम, एक इंटरेस्ट कॉलम। जो इन्वेस्टमेंट कॉलम है कैपिटल नेचर का होता है, वो बैलेंस शीट में आएगा और उसे बैलेंस शीट में ले जाते हैं। और जो इंटरेस्ट कॉलम होता है वो नॉमिनल नेचर होता है, और हर नॉमिनल नेचर साल के लास्ट में P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो इसलिए इसे P&L में ट्रांसफर करेंगे। इनकम साइड है तो ये डेफिनेटली इधर का टोटल ज्यादा आएगा। इतना आ गया 69,188। ठीक है, और इसमें से जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट यहां पर लिखना है मैंने। ठीक है, आप निकालेंगे और दिसंबर 31 यहां पर लिख देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L ट्रांसफर। ठीक है, और ये P&L में चला जाएगा और वहां पर इनकम आ जाएगी 52313 आएगा, वैसे 52313। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आज हमने मैंने बताया कि करंट इन्वेस्टमेंट्स में जो फिक्स्ड इनकम होती है उसके सभी तरीके के क्वेश्चंस फिनिश करा दिए हैं। इससे पहले 2 वीडियो क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, क्या क्या सीखा है, हमने सीखा कम इंटरेस्ट, हमने सीखा एक्स इंटरेस्ट, हमने सीखा कि जब ब्रोकरेज दी जाती है तब कैसे करना है। हमने देखा जब ब्रोकरेज, जब आप पेमेंट करते हो परचेज करते समय और पेमेंट करते हो सेल करते समय, तो कैसे एडजस्ट करना है। इसके अलावा हमने सीखा कि जब इन्वेस्टमेंट हम अपने पास रख रहे हैं और फीफो मेथड पर रख रहे हैं तो कैसे अकाउंटिंग करनी है। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं पर वेटेज एवरेज मेथड से रख रहे हैं तो कैसे अकाउंटिंग करनी है। आज हमने ये भी सीखा कि अगर डिबेंचर्स जो है कन्वर्टेबल हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग लेकर आएंगे शेयर्स, कि जब शेयर्स को आपने मेंटेन करना तो कैसे करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। हमने टोटल 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं अब कि अब आपके पास जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन शेयर्स वाला अभी मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप फिक्स्ड इनकम वाला क्वेश्चन करना जिसमें इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड इनकम आती है, यानी डिबेंचर्स बॉन्ड्स वाले क्वेश्चन कीजिए और उसी की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।